हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। हमारा कॉस्ट और डिमांड भी साथ साथ चल रहा है, तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे और फिर हम 12th का सिलेबस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल इनकम ही करेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर। तो अभी हम पहले करते हैं डिमांड। डिमांड एक्चुअल में होती क्या है, आज हम डिमांड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो चैप्टर का नाम क्या है, डिमांड। तो सबसे पहले आपका बुक में एक डिफरेंस होगा डिमांड और डिजायर, कि डिजायर और डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हमको क्या करना है, डिमांड और डिजायर। ठीक है, तो एक तो हो गई हमारी डिमांड, दूसरी क्या हुई, डिजायर। तो ये दोनों अलग अलग कैसे है। ठीक है, एक अगर हम लेमैन की भाषा में देखें, कोई नॉर्मल पर्सन, तो उसको एक जैसा भी समझ सकता है, लेकिन हम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो हम इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या कि डिजायर में क्या होती है, आपकी इच्छा, मतलब डिजायर मतलब आपकी इच्छा, मतलब आपकी विलिंगनेस। डिजायर किस चीज को शो करती है, आपकी विलिंगनेस को, कि आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो। लेकिन आपकी डिजायर डिमांड कब नहीं बनती, आपकी डिजायर डिमांड कब नहीं बन पाती, आपकी डिजायर डिमांड में चेंज नहीं हो पाती, क्योंकि आपके पास उसके लिए परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर मतलब आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उस चीज को खरीद सको, आप उस चीज को ले सके। ठीक है, या आप उस चीज को अफोर्ड कर सके, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी एक डिजायर रह जाती है, वो आपकी डिमांड में चेंज नहीं होती। जैसे आपका सपना हो कि मेरे पास ऑडी की कार हो, ऑडी हो या मर्सिडीज हो या फिर बहुत बड़ा बंगला हो, लेकिन आपके पास क्या है, पैसे नहीं है। ठीक है, तो आपकी वो क्या है, वो आपकी एक डिजायर है, लेकिन आपकी डिमांड नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक डिजायर। तो डिजायर क्या है, डिजायर है कि सिचुएशन where a person have willingness to buy a particular thing but does not have purchasing power। तो क्या है, जब जहां पर where you have the willingness to purchase but do not have purchasing power, but या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं where you have willingness to purchase but are not backed with the purchasing power, जिसमें आपके पास पैसे नहीं है कि आप उस चीज को खरीद सको। डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, जहां पे पास विलिंगनेस भी है, परचेजिंग पावर भी है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मतलब उसका क्या प्राइस मार्केट में चल रहा है, उस पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास क्या है, विलिंगनेस भी है, परचेजिंग पावर भी है। ठीक है, तो डिमांड में क्या होता है, डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन वेयर पीपल हैव विलिंगनेस टू परचेज एंड हैव परचेजिंग पावर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जहां पे आपके पास एक पर्टिकुलर प्राइस पे विलिंगनेस भी है प्लस परचेजिंग पावर भी है, तो वो आपकी डिमांड हो जाएगी। डिमांड आपकी जब तक विलिंगनेस ना हो तब तक भी डिमांड नहीं हो सकती। समझ लो आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप किसी चीज को खरीदना ही नहीं चाहते, तो वो आपकी डिमांड कभी नहीं बनेगी। तो आपकी डिमांड के लिए विलिंगनेस भी हो, परचेजिंग पावर भी हो। डिजायर क्या है, जब आपके पास विलिंगनेस है लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है। अब हमारे दो और कंसेप्ट आते हैं छोटे छोटे। एक क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, इनमें क्या डिफरेंस है। तो क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में बिल्कुल मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखो आप समझ लो मार्केट गए, ठीक है, एक पर्सन है ए, वो मार्केट जाता है, ठीक है, पोटैटो थे 10 रुपए के, उसने 2 पोटैटो खरीद लिए। ठीक है, प्राइस कितना था, 10 रुपए, उसने 2 खरीद लिए। फिर वो टमाटो लेने गया, टमाटो 20 के थे, उसने 1 लिया। ठीक है, फिर उसने मान लो अनियन लिए, अनियन 5 रुपए के थे, उसने 3 अनियन ले लिए। ठीक है, तो ये क्या है, देखो डिमांड क्या होती है कि डिफरेंट प्राइस पे
आप डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद रहे हो, वो आपकी क्या है, डिमांड है। जैसे कि ये पूरी आपकी एक डिमांड है कि आपने 10 रुपए के पटेटो थे 2 ले लिए, 20 के टमाटो थे 1 लिया। ये आपकी पूरी क्या हुई, डिमांड, कि आपने डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदी। क्या, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदी, वो आपकी डिमांड है। लेकिन क्वांटिटी डिमांड, क्या क्वांटिटी डिमांड क्या है, स्पेसिफिक प्राइस पे आपने स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदी। क्या, स्पेसिफिक प्राइस पे आपने स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदी। जैसे 10 रुपए के प्याज टमाटो थे, पटेटो थे, आपने 2 खरीद लिए, तो ये आपकी क्या है, क्वांटिटी डिमांड, कि स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी। या 20 के थे 1 खरीद लिया, ये सिर्फ एक क्या है, स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी। ये भी एक क्वांटिटी डिमांड, ये भी एक क्वांटिटी डिमांड, सारी क्वांटिटी डिमांड्स को मिला दिया तो हमारी डिमांड बन गई कि डिफरेंट प्राइस पे हमने डिफरेंट कितनी क्वांटिटी खरीदी, वो डिमांड। पर्टिकुलर प्राइस पे हमने पर्टिकुलर कितनी, या स्पेसिफिक प्राइस पे हमने स्पेसिफिक क्वांटिटी कितनी खरीदी। तो डिमांड की डेफिनेशन क्या बनेगी, डिमांड रेफर्स टू, क्या होगा डिमांड में, देखो, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज demand refers to the different quantities and different prices. Demand refers to different quantities that a consumer buy, क्योंकि उनको खरीदता कौन है, कंज्यूमर ही लेता है ना। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, सिंपल। उसके बाद क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, उसमें हमने डिफरेंट प्राइसेस पे, जैसे 10 के ये थे 2 लिए, 5 के ये थे 20 के ये थे 1 लिया, तो हमने डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी ली। इसमें हमने स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर बाय, जो एक कंज्यूमर खरीदता है, एट स्पेसिफिक प्राइसेस। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में, और यही हमारे एग्जाम में हमारे में 12th बोर्ड्स में था ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1.5 की ये डेफिनेशन, 1.5 की ये छोटी सी डेफिनेशन, बस 3 मार्क्स में। जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम होती है उसमें भी बस ये 2 डेफिनेशन लिखी हुई थी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। लेकिन अब आपको तो टेबल भी पता चल गई, ये भी पता चल गया क्या होता है, आप वो भी करके बता सकते हो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में। अब हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। तो हमने डिमांड देख लिया, डिमांड हमारी क्या है कि हमने डिफरेंट प्राइस पे कितनी डिफरेंट क्वांटिटीज को खरीदा, वो हमारी क्या थी, डिमांड थी। अब हमारी जो डिमांड है ना, जो हमारी डिमांड है वो 2 तरह की होती है। डिमांड हमारी 2 तरह की होती है। कैसे, वन इज इंडिविजुअल, कौन सी, इंडिविजुअल डिमांड। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड कौन सी आएगी, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल नाम से ही पता चल रहा है, एक पर्सन की डिमांड, मेरी डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, एक मार्केट में जितने कंज्यूमर हैं उन सबकी डिमांड को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बनेगी, वो मार्केट डिमांड। लेकिन अगेन जैसे हमने आईसी में किया था कि हम हर चीज को नहीं शो कर सकते, हम अब हर कंज्यूमर की डिमांड को ऐड तो नहीं कर सकते, तो हम स्टडी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए ये मान के चलते हैं कि मार्केट डिमांड हम 2 कंज्यूमर से ही स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी,
डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, ठीक है, ये मार्केट डिमांड, डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ठीक है। अब हम डिमांड को स्टडी करने के लिए हम कई चीजें पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या है ये डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल का सिंपल सा मतलब है कि आपको डिमांड को एक टेबल में दिखाना है। क्या? डिमांड शेड्यूल का सिंपल सा मतलब है आपको डिमांड को एक टेबल में दिखाना है। तो डिमांड शेड्यूल हमने क्या किया? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड। तुम्हारा डिमांड शेड्यूल क्या हुआ कि टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना डिमांड को इस डिमांड शेड्यूल। अब ये टू टाइप्स के होते हैं। डिमांड शेड्यूल आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंडिविजुअल शेड्यूल, हमने पढ़ा था, और सेकेंड वन इज क्या पढ़ा था? मार्केट शेड्यूल। अब इंडिविजुअल शेड्यूल में क्या हो जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को, सॉरी ग्राफिकल नहीं, टेबुलर, टेबल के थ्रू दिखाना क्या हो जाएगा? डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। लेकिन बट we can't take all the consumers for our study, हमें हर कंज्यूमर की स्टडी नहीं कर सकते। so for the simplicity we assume that there are two consumers in the market and we make a market schedule according to two consumers, कि हम किन्हीं दो कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग मार्केट शेड्यूल बनाते हैं। अब इंडिविजुअल पढ़ेंगे हम पहले। ये बड़ा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, सिंपल कभी कभी 1 मार्क्स में अगर पूछ ले तो कि इंडिविजुअल क्या होता है या मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल हमने क्या पढ़ा कि एक कंज्यूमर की डिमांड को टेबल के थ्रू अगर दिखाया जाए तो वो इंडिविजुअल बन जाएगा। अब हम टेबल के थ्रू कैसे दिखाते हैं? सिंपल, कोई भी कंज्यूमर डिमांड किसके अकॉर्डिंग करेगा? प्राइस की। उसका मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? अब आप बताओ, किसी चीज के प्राइस बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत महंगी है, तो आप वो ज्यादा लोगे कम लोगे? ऑब्वियसली कम लोगे। तो किसी चीज के जब प्राइस बढ़ते हैं तो हम उसको कम लेते हैं, जब किसी चीज के रेट कम होते हैं तो हम उसको ज्यादा लेते हैं। ये तो सिंपल है, ठीक है। तो ये भी शो करता है कि इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस में, या नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड और प्राइस में, कि जिस चीज के प्राइस ज्यादा होते हैं हम उसकी डिमांड कम करते हैं, और अगर प्राइस कम होते हैं तो डिमांड ज्यादा करते हैं। अब हमको एक इंडिविजुअल, एक सिंगल कंज्यूमर की प्राइस और डिमांड मान लो, ठीक है, वो एक्स गुड खरीद रहा था, प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, प्राइस 5 रुपए था। जब प्राइस 5 रुपए था तो वो एक ले रहा था, ठीक है, 1 यूनिट ले रहा था। फिर प्राइस 4 हुआ, उसने 2 यूनिट, प्राइस क्या हुआ? कम। तो डिमांड क्या होएगी? बढ़ेगी ना। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। प्राइस 3, डिमांड भी 3, 4, सॉरी, प्राइस हमारा 2 रुपए हो गया, डिमांड 4, प्राइस 1 रुपया हो गया, डिमांड हमारी और बढ़ गई। तो हमारा प्राइस कम होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और ये हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, कि हमने एक कंज्यूमर की डिमांड को हमने टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या लिया था हमने? मार्केट डिमांड। सिंप्लिसिटी के लिए क्या माना था? 2 कंज्यूमर हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग डिमांड है, पर्टिकुलर डिफरेंट प्राइस पे, और जब हम उनकी डिमांड को ऐड कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी, ठीक है। ये कंज्यूमर 1 देखो क्या वो X1, ये कंज्यूमर 2, प्राइस 5 था, ये ले रहे थे 1 क्वांटिटी, जब प्राइस 5 था ये ले रहे थे 3 क्वांटिटी उसी सेम गुड की, ठीक है।
प्राइस 4 था, ये दो इन्होंने 2 कर दी, इन्होंने बढ़ा के 5 कर दी। फिर प्राइस क्या हुआ, फिर से कम हो गया, 3 हो गया, इन्होंने 3 कर दी क्वांटिटी और इन्होंने 7 कर दी। फिर प्राइस क्या हुआ, 4 हो गया, इन्होंने प्राइस फिर हमारा 2 हो गया, इन्होंने क्वांटिटी 4 कर दी और इन्होंने 9 कर दी। ये अलग अलग कंज्यूमर थे दोनों। जब हम इन दोनों कंज्यूमर को ऐड करेंगे, इन दोनों कंज्यूमर की डिमांड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट। सिंपल, ऐड कर दो, 7 और 3 10, 9 4 13। तो हमारी मार्केट डिमांड क्या होगी कि जब प्राइस हमारा 5 रुपए है तो हमारी मार्केट डिमांड 4 है, जब प्राइस 4 रुपए है तो मार्केट डिमांड 7 है। सिंपल, खत्म। लेकिन हम इस टेबल को क्या करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं कि जब प्राइस 5 था तो डिमांड 1 थी, जैसे ही प्राइस कम होके 4 हुआ हमारी डिमांड बढ़ गई। तो सेम, जब प्राइस कम होके 3 हुआ डिमांड फिर बढ़ गई। तो ये शो करता है कि जब हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, जब हमारे प्राइसेस बढ़ते हैं हमारी डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इट शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस, कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब ये थी हमारी डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड कर्व। कर्व मैथ्स में भी बहुत बार सुना होगा। कर्व क्या होता है, किसी को ग्राफ पे दिखाना। कर्व हम कहाँ बनाते थे, ग्राफ पे। तो डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, कि अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें। अगेन 2 टाइप्स, कौन कौन से, इंडिविजुअल एंड सेकेंड मार्केट। ठीक है, इंडिविजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। बट फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक दैट देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट। हम अपनी आसानी के लिए क्या लेते हैं कि 2 ही मार्केट में कंज्यूमर है। अब ये क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, पहले हम वही टेबल बनाते हैं। कि जब हम इसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं तो हमारी क्या होती है, जब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, हमारी कर्व आ जाती है। तो हम इनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, पहले हमने शेड्यूल बनाया, फिर हम इसको ग्राफिकली दिखाएंगे कि 5 प्राइस, जब 5 रुपए हमारे प्राइस थे, मतलब यहाँ तो डिमांड 1 थी, प्राइस 4 हुए डिमांड 2 हो गई, प्राइस 3 डिमांड 3, प्राइस और कम हुए और कम, तो ऐसे आती है। तो हमारी डिमांड कर्व ऐसे बनेगी, दिस इज DD यानी डिमांड कर्व। ये हमारी इंडिविजुअल हो गई। मार्केट क्या थी, अगेन हम इसको प्लॉट करेंगे।
ठीक है, अब मैं इन सबको यहाँ प्लॉट करके दिखाऊं, बहुत लेंदी हो जाएगा। समवट जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। कि मान लो हम जब Q(x1) की हम पहले एक डिमांड कर्व बनाएंगे, वो इसकी तरह बनेगी ना, वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी DD हो जाएगी। ठीक है, किसकी? एक फर्स्ट कंज्यूमर की। ठीक है, फिर हम एक दूसरी बनाएंगे Q(x2), वो मान लो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये DD2 मतलब ऐसे भी नहीं जाएगी वो, एक्चुअल में तो समवट कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, जब आप इसको प्लॉट करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। फिर इन सब का समेशन मान लो कुछ, मतलब एक सबसे ये वाली इधर बनेगी, फिर इसके बाद ये Q(x2) की बनेगी, फिर इन दोनों का एडिशन बनेगा यूं। तो ये हमारी जो थर्ड वाली आएगी, मतलब इन दोनों का जो ये समेशन आएगा, ये वाला, जब हम इस वाले को प्लॉट करेंगे, ये वाली टेबल, मतलब 5 प्राइस पे 6 डिमांड थी, 4 प्राइस पे 9 हो गई, तो जो हमारी डिमांड करवाएगी वो हमारी मार्केट डिमांड करवाएगी। ठीक है, मैं प्लॉट करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे हम बिना प्लॉट करे हुए भी शो कर सकते हैं, क्योंकि प्लॉट करने का इतना एग्जाम में टाइम भी नहीं होता। कैसे शो करते हैं कि DD1 एक कंज्यूमर की, देन DD2 मान लो ऐसे दिखा दी, फिर DD3 क्या हो जाएगी, इन सबका समेशन मान लो कुछ ऐसे हो गया, ये थोड़ा और आगे ले लिया। ठीक है, तो हम बता देंगे कि ये क्या है, ये इन दोनों का समेशन है, तो ये हमारी मार्केट डिमांड है। तो हम ऐसे बिना प्लॉट करे भी दिखा सकते हैं, बाकी आप प्लॉट करके भी देख लेना अपने आप। तो अब हमारी डिमांड शेड्यूल भी हो गया, डिमांड कर्व भी हो गया। उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि हमारी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि हमारी डिमांड चेंज होती रहती है। आज हमारी डिमांड कुछ थी, कल कुछ थी, तो क्यों चेंज होती है? ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं? तो एक तो हमने देख लिया कि प्राइस की वजह से चेंज होती है। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो हमारी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, तो एक फैक्टर तो प्राइस होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर हमारा इनकम भी होगी, कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी डिमांड भी तो बढ़ेगी, या इनकम कम हो गई तो डिमांड भी कम होगी। तो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनको हम फंक्शन के थ्रू, या हम इसको लिखते हैं फंक्शंस ऑफ डिमांड भी हम बोल देते हैं। ठीक है, D ऑफ X मतलब डिमांड ऑफ गुड X इज फंक्शन ऑफ, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हम इसके अंदर लिखेंगे फंक्शन ऑफ PX, मतलब X गुड थी हमने, X गुड का प्राइस, दूसरा PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये क्या होते हैं ये भी हम करेंगे डिटेल में। देन Y इनकम, फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E एक्सपेक्टेशंस। अब हमारी डिमांड के जो फंक्शंस होते हैं वो इंडिविजुअल के लिए अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड के लिए, मार्केट डिमांड के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने करे हैं अभी तक, ये थे इंडिविजुअल डिमांड के। अब हम करेंगे मार्केट डिमांड के। मार्केट डिमांड में जो इंडिविजुअल के होते हैं वो तो होते ही हैं, प्लस 2 और एक्स्ट्रा होते हैं। तो हमने, तो इसमें क्या हो जाएगा, D ऑफ X इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये तो पांचों के पांचों आएंगे पहले। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ कंज्यूमर, कि मार्केट में कितने कंज्यूमर हैं। मान लो कंज्यूमर ही बढ़ गए तो डिमांड तो ऑब्वियसली मार्केट में बढ़ेगी, लेकिन हम नंबर ऑफ कंज्यूमर यहाँ तो नहीं देख सकते क्योंकि हम सिंगल ही कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है अनइक्वल है, मतलब रिच के पास ज्यादा पैसा है, पुअर के पास है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि सबके पास ऑलमोस्ट, मतलब इतना तो है कि वो बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 करते हैं। एक बार ये इरेज कर दूं, पहले हम चलो इंडिविजुअल के कर लेते हैं। मार्केट के 5 तो सेम ही है, बस 2 ही एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे हमको। सबसे पहले हम देखते हैं PX प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा वो है कि जब हम फंक्शंस में से
किसी फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, सपोज हम डिमांड और प्राइस की कर रहे हैं कि प्राइस से डिमांड पे क्या असर होता है, तो हम मानेंगे कि बाकी सारे के सारे फंक्शंस कांस्टेंट है, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जब हम प्राइस की स्टडी करेंगे तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। जब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की करेंगे तो ये सब कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को छोड़ के। जब हम इनकम की करेंगे, इनकम को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। तो जब हम किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं तो उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट रहते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लो हम इनकम का और डिमांड का रिलेशन कर रहे हैं, साथ में हम डिमांड और प्राइस का कर रहे हैं, साथ में हमारी इनकम भी चेंज होती है। कि मान लो किसी चीज के प्राइस जो है बढ़ गए लेकिन हमारी इनकम भी बढ़ गई, तो क्या हमारी डिमांड पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी इनकम भी तो बढ़ रही है ना। तो इसीलिए मानते हैं कि बाकी सब कांस्टेंट है स्टडी करने के लिए। तो और जब हम किसी भी चीज की जैसे कि डिमांड और प्राइस की करते हैं तो हमको पता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन हम ये चीज लिखने से पहले लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब बाकी सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, और उसके लिए एक नाम होता है सिट्रिस पैरेबल्स। ये कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है कि सिट्रिस पैरेबल्स क्या होता है। ये शो करता है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या? सिट्रिस पैरेबल्स, CETRISPERIBUS, सिट्रिस पैरेबल्स। ठीक है, तो जब हम प्राइस ऑफ PX करेंगे तो हम क्या लिखते हैं? जब हम PX करते हैं, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीज। जब हमारी खुद की कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, जैसे हमको बनाना खरीदना है, तो जब बनाना के प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। जब बनाना के प्राइस कम हो रहे हैं तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ commodity increases, its demand decreases and vice versa. So it shows there is negative relation between the demand and price. तो प्राइस समझ आ गया कि वो डिमांड पे कैसे इफेक्ट डालता है। ये बढ़ेगा तो ये कम होएगी, ये कम होएगा तो ये बढ़ जाएगी, तो उल्टा रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये क्या होता है? ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइस पे तो हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे तो हम बाद में जाते हैं, पहले हम देखते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। तो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स जो हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, मतलब मीन्स वी कैन यूज देम इन प्लेस ऑफ अदर। मतलब अगर हमको एक गुड, जैसे हम चाय कॉफी, अगर हमको चाय नहीं मिल रही तो हम कॉफी पी के भी काम चला सकते हैं। तो क्या है? ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, जैसे पेप्सी कोक, वो भी सब्स्टिट्यूट है कि पेप्सी नहीं है तो हम कोक पी लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स जो एक साथ यूज की जाती हैं, जो एक साथ। दिस इज मार्कर, इसके अंदर इंक डली हुई है, मार्कर के बिना इंक वेस्ट है, इंक के बिना मार्कर वेस्ट है। तो ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इंक और मार्कर कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक ही साथ यूज होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड विच आर यूज विद इन कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे कि मार्कर, पेन, ब्रेड, बटर भी हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, कार, पेट्रोल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर हो गया। अब बात आती है इनके प्राइस पे। प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? मान लो आप ना सब्स्टिट्यूट में टी है, कॉफी है। ठीक है, आप चाय पीने वाले बंदे हो, आप वो चाय पीते हो। ठीक है, आप चाय पीते हो, आपके प्राइस, यहाँ पे हम टी शो करते हैं, ठीक है, यहाँ कॉफी। हम इसमें क्या दिखाते हैं कि टी के प्राइस में चेंज होने से कॉफी की डिमांड में, मतलब इसकी प्राइस इसका डिमांड, ऐसे हम रिलेशन दिखाते हैं, इसका प्राइस इसकी डिमांड। तो आप चाय पीने वाले हो। ठीक है, जब आपके चाय के रेट बढ़ गए, आपके चाय एकदम से महंगी हो गई, तो आप क्या करोगे? आप चाय छोड़ के कॉफी पीने लग जाओगे। जब चाय के रेट बढ़ गए तो आप चाय छोड़ के कॉफी पीने लग जाओगे।
तो जैसे ही टी के प्राइस बढ़े, कंज्यूमर टी छोड़ के कहां शिफ्ट हो जाएगा? कॉफी की तरफ। तो जब टी के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफी की क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। उल्टा, प्राइस कम हो गए टी के, ठीक है, प्राइस कम हो गए टी के, तो आप तो यहीं रहोगे, लेकिन जो लोग कॉफी पीते थे ना वो भी भाग के चाय की तरफ आ जाएंगे। इसकी क्या हो जाएगी? कम। तो समझ आ गया? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होता है? व्हेन प्राइस ऑफ ओन गुड हम क्यों लिखते हैं कि हम चाय पीने वाले लोग हैं, ठीक है। तो व्हेन प्राइस ऑफ ओन गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट also increases. When price of own goods decreases, demand of its substitute always क्या होती है? Decrease, ठीक है। अब हमारा own good कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम कॉफी को भी own लगा लें तो when price, हमने सिंपल लिखना है कि price of own goods increases, demand of its substitute also increases. When price of own goods decreases, demand of its substitute also decreases, ठीक है। तो ये हमारा substitute goods हो गया। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इंक और पेन ले लो। अब है इंक है भाई, पेन है, इंक के रेट बढ़ गए, पेन की क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक के रेट बढ़ गए, पेन की क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक के रेट बढ़ गए, ठीक है, इंक के रेट बढ़ गए तो हम इंक कम लेने लग जाएंगे, हम इंक कम लेने लग जाएंगे। और यूज ये साथ में ही हो सकते हैं, पेन और इंक क्या साथ में यूज हो सकती है। तो क्वांटिटी इसकी क्या होगी? इसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस इंक के बढ़े हैं। जब इंक के प्राइस बढ़े हैं तो हम इंक की क्वांटिटी को क्या करेंगे? कम। और इंक हमेशा किसके साथ यूज होती है? पेन के। तो मतलब हम जब जितनी इंक ले रहे थे हम उतने ही पेन लेते हैं। तो जब पेन के इंक के हमारे प्राइस बढ़ते हैं तो हम पेन की क्वांटिटी कम कर देंगे। सेम उल्टा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में लिखेंगे, इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स व्हेन प्राइस ऑफ ओन गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस। व्हेन प्राइस ऑफ ओन गुड्स क्या होती है? डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब इसमें हम फिर एग्जांपल देते हैं टी कॉफी का, इसमें भी एग्जांपल इंक पेन का लिख देना। ये हो गया सोल्व। तो प्राइस ऑफ ओन गुड्स भी हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हो गया। अब हम करते हैं वाई, मतलब इनकम। किसको करेंगे? वाई को। एक जनरल लेवल पे देखें तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, जब हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अब हमारी डिपेंड करता है कि हम कौन से तरह के गुड्स लेते हैं। वैसे तो गुड्स लग्जरी भी होते हैं, नेसेसिटीज भी होती हैं, नॉर्मल गुड्स भी होती हैं, इंफीरियर गुड्स भी होते हैं। लेकिन 11th क्लास के लेवल पे मेनली दो ही गुड्स ले रखी हैं, ठीक है, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। अब जो नेसेसिटीज है, मतलब जो जरूरी चीजें हैं, जैसे नमक जो आपके घर में हर सब्जी में डलता है, उसके प्राइस भले ही बढ़ जाए लेकिन आप उसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते, या उसकी प्राइस अगर कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ा नहीं सकते। मतलब उसकी एक लिमिट है, नेसेसिटी है, वो जरूरी चीज है। तो नेसेसिटी के लिए हमारी इनकम से हमारी इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो ये तो नहीं है ना कि हम नमक ज्यादा खाने लग जाएंगे, हर सब्जी में नमक ज्यादा डालेंगे। या हमारी इनकम कम हो जाए तो ऐसा तो नहीं है कि हम कि नमक डालना ही बंद कर देंगे सब्जी वगैरह में, या चीनी है, नमक है, मतलब जो हमारी नेसेसिटीज है। तो नेसेसिटीज के अगर हमारी इनकम बढ़ रही है घट रही है, हमारे नेसेसिटीज जो हमारी नेसेसरी गुड्स हैं उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारी इनकम बढ़े चाहे हमारी इनकम घटे। और जो हमारे 11th के लेवल पे मेनली दो ही गुड्स हैं, नॉर्मल, इंफीरियर। नॉर्मल मतलब नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर मतलब घटिया क्वालिटी की, वो जो 5-5 रुपए के सारे, भाई कुछ भी ले लो 5 रुपए में, वो वाली गुड्स मतलब इंफीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, ठीक है, जब हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई। इनकम बढ़ गई,
हमारी इनकम एकदम से बढ़ गई तो हम नॉर्मल गुड्स ही तो ज्यादा खरीदेंगे ना, घटिया तो खरीदेंगे नहीं, नॉर्मल ही खरीदेंगे। तो इनकम बढ़ने से हम क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, सॉरी क्या उसे शो करेंगे हम क्वांटिटी को। जब हमारी इनकम बढ़ी तो हम नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, इनकम कम हुई नॉर्मल गुड्स कम खरीदेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ड्यू टू सम रीजंस वीडियो बंद हो गई थी। तो हम कर रहे थे नॉर्मल गुड्स हमने किया था, अब हम इंफीरियर गुड्स पे थे। तो इंफीरियर गुड्स मतलब घटिया क्वालिटी की गुड्स, जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स नहीं होती। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो आप क्या घटिया क्वालिटी की गुड्स लोगे? जब आपकी इनकम बढ़ रही है नहीं लोगे, तो आप क्या करो, उसकी क्वांटिटी फिर क्या हो जाएगी, कम। फिर जब आपकी इनकम कम होएगी तो इसकी क्वांटिटी क्या कर दोगे, आप बढ़ा दोगे। जब इनकम कम हो गई, आपका माना आपने कम कर दिया, आपकी इनकम कम हो गई, तो अब क्या हुआ, अब घटिया क्वालिटी की गुड्स आप ज्यादा लेने लग गए। तो ये तो था इनकम का। तो इसमें इंफीरियर गुड्स में क्या लिखेंगे हम, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, and when income of the consumer decreases quantity demand of inferior goods increases। so यहाँ पे क्या हुआ, there is a negative relation between the income and inferior goods, और यहाँ क्या था, पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव रिलेशन किस में होता है, नॉर्मल गुड्स और इनकम के में। अब हमारा इनकम तक हो गया, उसके बाद हम करेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कौन सा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये बहुत सिंपल है, मतलब कि आपको कौन सी चीज पसंद है, कौन सी चीज में आपका टेस्ट है, या आप किस चीज को प्रेफर करते हो। तो आप जिस चीज में आपका टेस्ट है, या जिस चीज को आप, जो चीज आपको अच्छी लगती है, आप उसी को तो ज्यादा खरीदोगे। तो जिस चीज में आपका टेस्ट फेवरेबल होता है, फेवरेबल मतलब उसकी तरफ होता है, तो उसमें क्या होती है, डिमांड इंक्रीज। जब आपका अनफेवरेबल टेस्ट होता है किसी गुड्स को लेके, तो आपकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज। व्हेन कंज्यूमर्स टेस्ट इज फेवरेबल to any commodity, then its demand increases. When taste of the consumer is unfavorable for any commodity, then its demand decreases। ये भी बहुत सिंपल था। उसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशंस या बिजनेस एक्सपेक्टेशंस भी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, देखो, जब आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं, कि फ्यूचर में आने वाले कुछ टाइम में इस चीज के प्राइस बढ़ सकते हैं, तो आप उस चीज की डिमांड आज ही बढ़ा देते हो। जैसे नवरात्रों का एग्जांपल लो, कि आपको पता है पोटैटो है, आलू है, उनके प्राइस बढ़ जाएंगे जैसे ही नवरात्रे आने वाले होते हैं, तो आप उससे 2-3 दिन पहले ज्यादा खरीद के रख लेते हो। तो जब आपको लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस बढ़ सकते हैं, तो आप उसकी आज डिमांड क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। जब आपको लगता है कि फ्यूचर में उसके प्राइस कम हो सकते हैं, तो आप उसकी डिमांड, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि आज मैं गोल्ड नहीं खरीदता, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, और तो हो सकता है 2-4 महीने बाद इसके रेट कम हो जाए, तो आप क्या करते हो, आज गोल्ड नहीं लोगे, आप 2-4 महीने बाद ले लोगे, ठीक है। तो जब आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो सकते हैं, तो डिमांड आज कम कर दोगे। जब आपको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं, तो आज डिमांड बढ़ा दोगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड इन द फ्यूचर। जब एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, इंक्रीज इन प्राइस इन द फ्यूचर, डिमांड in the present increases, demand for that commodity in the present increases। when there is expectations of decreasing the price in the future, then demand in the present time for that commodity decreases। ठीक है, मतलब जब हमको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस हमारे बढ़ सकते हैं, तो उसकी डिमांड हम आज बढ़ा देते हैं। जब हमको लगता है फ्यूचर में प्राइस कम हो सकते हैं, तो हम आज उसकी डिमांड कम कर देते हैं, हम कहते हैं चल भाई फ्यूचर में ले लेंगे। तो ये हमारे हो गए इंडिविजुअल डिमांड के। अब आते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट में ये सब तो क्या है, सेम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम YD से, Y मतलब इनकम हमने पहले लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है।
और एक हम लेते हैं n, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो बाकी सब तो सेम है, दो ही एक्स्ट्रा है। पहले हम लेते हैं n, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ही बढ़ गए, मतलब पॉपुलेशन ही बढ़ गई किसी कंट्री की, ठीक है, या किसी एरिया की पॉपुलेशन ही बढ़ गई, तो ऑब्वियसली उस एरिया में डिमांड ज्यादा होगी। जहाँ पे लोग बढ़ेंगे वह डिमांड तो ज्यादा बढ़ेगी। तो जब नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो गए, एन इंक्रीज हो गया, तो डिमांड इंक्रीज होगी। जब नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज हो गए तो डिमांड डिक्रीज। व्हेन देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स देन डिमांड इंक्रीजेस। व्हेन देयर इज डिक्रीमेंट या when there is decrement या decrease in the number of consumer then demand decreases। सिंपल था ये तो, कि जब नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे डिमांड भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होंगे डिमांड भी कम होगी। अब है वाई डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कम है या सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब कि सोसाइटी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है। इक्वल है मतलब कि रिच क्लास और पुअर क्लास में ज्यादा गैप नहीं है, और अगर अनइक्वल है तो रिच क्लास और पुअर क्लास में बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कि अगर इक्वालिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में या इनइक्वालिटी है। सोचो, अगर इनइक्वालिटी है, जैसे कि आज की सिचुएशन है, आप देख लो, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है कि पुअर के पास तो खाने के लिए भी पैसा नहीं है और रिच क्लास के पास बहुत ज्यादा पैसा है। और रिच क्लास कितनी होती है, मुश्किल से 5-7% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन होती है, और अराउंड 75% उनके पास हमारी पूरी कंट्री की इनकम का 75% होता है और पॉपुलेशन का 5%, मतलब बहुत कम लोग ही रिच क्लास होते हैं। अब भले ही वो रिच क्लास हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा तो वो कंजप्शन नहीं कर सकते किसी भी चीज का। ठीक है, इतनी लिमिट से ज्यादा तो उनकी भी डिमांड नहीं होती, तो उनकी डिमांड क्या है, लिमिटेड है। अगर इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, और गरीब लोग हैं उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उनकी डिमांड क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, कैसा, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है तो क्या होता है, डिमांड कम होती है मार्केट में, क्योंकि रिच क्लास तो लिमिट से ज्यादा तो वो भी नहीं डिमांड कर सकते, कितना कंज्यूम करेंगे, कितना कंजप्शन वो करेंगे, या कितनी चीजें वो यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, मतलब जिन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था उनके पास भी अब क्या आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, रिच क्लास है, उनकी तो डिमांड में क्या फर्क आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर पुअर लोगों के पास पैसा आ गया, उनके हाथ में पैसा आ गया, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल, तो हमारी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि पुअर सेक्शन सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी में पुअर सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, और जब उनके हाथ में इनकम आएगी तो ऑब्वियसली वो डिमांड करेंगे। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड ज्यादा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड कम। When there is unequal distribution of income in the society, demand of that commodity decreases. When there is an equal distribution of income in the society, then demand of the commodity increases. तो ये हो गया सिंपल सा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम इसके बाद बाकी का स्लोप ऑफ डिमांड कब है या और भी चीजें हैं वो हम सब बाद में करेंगे। अब हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।